मैं आपको अपने चैनल स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गियास में खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर भी नए ज्वाइन करने वालों को मैं बता दूँ कि आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में, क्योंकि डेंगू बुखार इस वक्त अपने अरूज पर है और आज के तखमीने के मुताबिक तकरीबन 17,000 से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हैं सिर्फ हमारे शहर लाहौर में। तो आप जान लीजिए कि इस प्रॉब्लम ने किस हद तक हमें मुतासिर किया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये बुखार की हद तक है, बल्कि इससे अब ये जानलेवा बनना शुरू हो गया है। बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और बहुत से लोग इससे बहुत सीरियस तौर पर बीमार हैं, दाखिल हैं हॉस्पिटल्स में या घरों में इससे अफेक्टेड हैं। तो चूंकि डेंगू बुखार के ऊपर बात करना ऐसे ही है कि उससे एक्सपर्ट से बात करना और एक आम बंदे से इंफॉर्मेशन लेना, इसमें बहुत फ़र्क है। तो क्यों हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने चैनल के तवज्जुद से आप तक बहुत ही मुस्तनद इंफॉर्मेशन लेकर आएँ और अप टू डेट इंफॉर्मेशन लेकर आएँ और ऐसी बातें आपको बताएं कि जिनमें बाल बराबर भी फ़र्क ना हो। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने अप्रोच किया मेयो हस्पताल की सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मैमूना गियास साहिबा से, क्योंकि इस वक्त वो बहरहाल मौजूदा तौर पर डेंगू बुखार से अफेक्टेड लोगों की बराह रास्त केयर कर रही हैं और उनका इलाज मुआवजे से डायरेक्टली तौर पर वाबस्ता है। इससे पहले भी उन्होंने कोरोना इन्फेक्शन के दौर में बहुत सारे लोगों को उनकी जानें बचाईं। दिन रात कोरोना के दौर में उन्होंने मरीज़ों को देखा, दाखिल किया, उनका इलाज मुआवजा किया और आजकल वो डेंगू वबा से लड़ रही हैं। दिन रात जिस तरीके से वो मेहनत कर रही हैं ये हम सबके नॉलेज में है और ये मेरे ऊपर एक किस्म की इखलाकी जिम्मेदारी थी कि अपने चैनल के तवज्जुद से, क्योंकि हम आपसे स्किन केयर के मुतालिक तो बातें करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो बेसिक थ्रेट है, जो बेसिक एक ख़तरा है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं और हम अपने बच्चों को भी बाहर भेजने से पहले मॉस्किटो रिपेलेंट लगा रहे हैं, ख़ुद भी बाहर निकलने से पहले एक किस्म का डर खौफ है जो कोरोना के दौर में कोविड से था और आजकल वो डेंगू से है। तो हमने इनको अप्रोच किया है। हमारे साथ हैं मेयो हस्पताल की सीनियर डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मैमूना गियास साहिबा। आज हम इनसे डेंगू के मुतालिक बात करेंगे कि ये बुखार है क्या, डेंगू किन किन लोगों को अफेक्ट कर सकता है, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो चलिए हम डॉक्टर साहिबा से इस बारे में बात करनी शुरू करते हैं। मीन टाइम में आई वुड लव टू हैव योर क्वेश्चंस। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं जिस जिस तरीके से भी आप चाहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन भी आप चाहेंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन मैं एक चीज़ आपके व्यूवर्स के लिए और बता दूं कि डेंगू ट्रेन तो हम कर ही रहे हैं ट्रीटमेंट बहुत सालों से, लेकिन मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो हॉस्पिटल और जो हमारे सारे एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं यानी कि सेकेंडरी केयर और प्राइमरी, मैं उनके लिए ट्रेनिंग पर्सन भी हूँ। यानी कि जो डेंगू की हम ट्रेनिंग देते हैं अपने डॉक्टर्स को, नर्सेज़ को, जूनियर डॉक्टर्स को, तो वही सारी मैं ट्रेनिंग करती हूँ। सो इस वजह से जो भी इंफॉर्मेशन आज हम इस चैनल से आपसे शेयर करेंगे इट इज़ 100% ट्रू, इसमें मिथ कोई नहीं होगा। और डॉक्टर आयशा ने बिल्कुल ठीक कहा, लाहौर इज़ अंडर थ्रेट। हमारे जो टोटल पंजाब के केसेस हैं उसमें से तकरीबन 75% केसेस जो हैं वो इस वक्त लाहौर में हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये अंडर फिगर्स हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास वही मरीज़ रिकॉर्डिंग में आते हैं जिनके कन्फर्मेटरी टेस्ट्स होते हैं, लेकिन जिनके कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होते और वो घरों में इलाज कराते हैं या करीबी डॉक्टरों से इलाज करा लेते हैं, दोस्तों से पूछ लिया, वो लोग हमारे रिकॉर्ड में नहीं आते। सो ऑन द एवरेज ये 1/4 है जो हम देख रहे हैं और तकरीबन 3/4 पेशेंट्स वो हैं जो हमारे रिकॉर्ड में अभी नहीं हैं। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि डेंगू बुखार है क्या, क्या हर मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो सकता है या किसी भी तरीके से हम डेंगू बुखार वाले मच्छर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं, और क्या इसका वाकई फ़ायदा होगा कि हम मच्छरों को पहचानें, विच इज़ टेक्निकली वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप हमें कुछ ऐसी बातें बताएं कि जिससे बेसिक आवाम को आगाही हो कि डेंगू बुखार कौन कौन से मच्छर फैलाते हैं, क्या हर वक्त उनको डेंजर है या कोई ख़ास ऐसे औकात कार हैं जिसमें वो अवॉइड करें और वो उससे बच सकते हैं। ऐसा ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि क्या ये जानना ज़रूरी है, मच्छर का पता चलेगा, कैसे चलेगा। जो डेंगू बुखार है ये वायरस से फैलने वाला एक बुखार है और ये वायरस सिर्फ मच्छर के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। यानी मच्छर इस वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करता है। फ़र्ज़ कर लें कि किसी एक शख्स को डेंगू बुखार है, मच्छर उसको काटेगा तो वो वायरस को पिकअप करके जब दूसरे शख्स को काटेगा तो ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो ये पहला सवाल का आंसर यही था कि ये एक वायरस है जो मच्छर के ज़रिए फैल जाएगा।
दूसरी अहम बात यह है कि क्या हम इस मच्छर को पहचान सकते हैं? हम बिल्कुल पहचान सकते हैं, ये बहुत आसान है। इस मच्छर के पेट पे और ख़ास तौर पे टांगों पे सफ़ेद और काले निशान होते हैं, जिसको हम ब्लैक एंड वाइट डॉट्स भी कहते हैं या धारियाँ कहते हैं, और ये बड़ी आसानी से आप आंख के साथ भी देख सकते हैं। इनके सीने के ऊपर भी 1 या 2 लाइनें होती हैं, उससे भी पता चल जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि हम मच्छर को पहचानें? ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आपके घर में किसी भी टूल को यूज़ करते हुए मच्छरों को मारते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि घर में डेंगू का मॉस्किटो है या नहीं। इसका जो मॉस्किटो है, हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको एडीज़ इजिप्शियाई और एडीज़ एल्बोपिक्टस बोलते हैं। ये 2 तरह के मच्छर हैं। और तीसरा, डॉक्टर साहिबा ने बहुत अहम सवाल पूछा था कि किस वक्त ये काटेगा। तो इसमें हम जो साइंटिफिकली बोलते हैं, हम कहते हैं कि डॉन टू डस्क, यानी सुबह से लेके शाम तक। ये किसी भी टाइम में आपको काट सकता है। सुबह और शाम के टाइम पे ये ज़्यादा काटता है, और यूजुअली रात के टाइम में इसकी मॉस्किटो की बाइट्स थोड़ी कम होती हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक घर में रहते हैं और वहीं पे डेंगू वायरस कैरी करने वाला मच्छर रहता है, तो वो आपके फैमिली मेम्बर की तरह वहाँ पे रहता है। जैसे आप सारे दिन घर में रह रहे हैं, वो भी सारा दिन घर में रह रहा है, तो वो किसी को भी किसी भी टाइम पे बाइट कर सकता है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम रात के टाइम पे घर से बाहर निकलेंगे, दोपहर के टाइम पे निकलेंगे तो ये मच्छर नहीं काटेगा, ये ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने इस क्वेश्चन का बहुत ही एलैबोरेटेड तरीके से बहुत वाजे करके आंसर दिया। नेक्स्ट से एक लाइटर टोन में ये डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि जब हमने डिसाइड किया कि इतवार के दिन हम ये सेशन रख रहे हैं, को बहुत ही अहम मौजू होना चाहिए, अहम बात होनी चाहिए, तो मैंने इस तरीके से इस टॉपिक पे मैं पहुंची थी क्योंकि आपने मुझे एक वाकया सुनाया जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब आपने मुझे बताया कि यंग डेथ्स होना शुरू हो गई हैं डेंगू में, जैसे कि कोरोना में भी आप हमें गाहे बगाहे आगाह करती रहती थी कि कोरोना की क्या सिचुएशन चल रही है, कैसे लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, किस तरह पूरे पूरे ख़ानदानों को इसने मलियामेट कर दिया है। इसी तरह अब आप डेंगू में हमें जैसे बताती रहती हैं कि कुछ यंगस्टर्स जो हैं, बिल्कुल जैसे कि 18-19 साल या उसी एज के लड़के लड़कियां इससे अफेक्ट हो रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं, तो उससे मेरे रोंगटे खड़े हुए। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसकी सेवेरिटी, यानी कि किस शिद्दत तक ये अफेक्ट कर सकता है, जानलेवा क्यों हो जाता है और किस हद तक जानलेवा हो जाता है, क्या हर मरीज़ इससे जानलेवा हद तक इन्फेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि आखिर इतना ज़रूरी ही क्यों है कि इसके बारे में बात करें, जानें, अपने घर वालों के लिए, अपने जानने वालों के लिए किस कदर ये शिद्दत अख्तियार कर सकता है। डॉक्टर आयशा, ये उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जब भी किसी बीमारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस क्या है कि हम क्या बचा सकेंगे या नहीं बचा सकेंगे। डेंगू फीवर के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि इसके साथ आपका सर्वाइवल चांस 100% है। 100% चांस है कि अगर आप बर वक्त अपने डॉक्टर से रब्ता करते हैं और आपका डॉक्टर ट्रेंड है डेंगू की मैनेजमेंट में, तो इंशाल्लाह ताला बचत ही होगी। डेंगू में मौत सिर्फ उस वक्त होती है जब 2 गलतियां हो जाती हैं। या तो मरीज़ ने टाइम पे बताया नहीं, ख़तरनाक अलामात आ चुकी थी लेकिन आपने हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं किया, या फिर खुदा न खास्ता ये जो सिचुएशन हम अब फेस करने जा रहे हैं कि हॉस्पिटल्स इतने ओवरबर्डन हो गए हैं कि बर वक्त उस तरह से इलाज पॉसिबल नहीं हो सका जिस तरह से आपका होना चाहिए था। इसमें कुछ अलामात हैं जिनका आपको ख्याल रखना है कि अगर इनमें से कुछ भी हो जाएगा तो आपको अस्पताल चले जाना है। पहली बात तो ये कि जब आपको बुखार हो जाता है तो पहले 2 दिन में आपके ब्लड टेस्ट पे, सीबीसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तीसरे दिन भी हो सकता है कि आपका टेस्ट नॉर्मल हो। नॉर्मल टेस्ट के साथ ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि डेंगू नहीं हो सकता। अगर आप डेंगू की वजह से सीबीसी कराने वाले हैं तो आप डे 3 से करवाइए। दूसरी अहम बात यह है कि किस मरीज़ को हॉस्पिटल आ जाना है और किसका घर में इलाज हो सकता है। अगर बुखार की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि आपकी होश ख़राब हो रही है या गुनूदगी है, चक्कर आ रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि कहीं से भी खुदा न खास्ता ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, माइनर है या उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अगर कोई भी मरीज़ जिसको सस्पेक्टेड है कि डेंगू है और वो प्रेग्नेंट हैं, तो तमाम प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्ट्रेट अवे हॉस्पिटल आना है। आपने अपना टेस्ट करवाया और उसमें जो प्लेटलेट काउंट था वो 50,000 या उससे कम है, तब भी हॉस्पिटल जाना है। फिर जो ख़तरे की अलामत ये हैं कि अगर आप पानी अच्छा पी रहे हैं लेकिन पेशाब की मिकदार नॉर्मल से थोड़ी हो गई है, या आपकी भूख इतनी थोड़ी है, उल्टियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि आप प्रॉपरली खा पी नहीं रहे, तो ये वो सारी ख़तरनाक अलामत हैं जिस केस में आपको हॉस्पिटल आना है। बर वक्त आपका इलाज शुरू हो जाएगा और इसमें तकरीबन 100% चांसेस होते हैं कि पेशेंट को सेव किया जा सकता है।
लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया है, घर पे ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप कर गया और आपने बर वक्त हॉस्पिटल में नहीं रिपोर्ट किया, या ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई कि खून का इंतज़ाम करने में बहुत टाइम लग गया, फिर ऐसे केसेस में जाके कॉम्प्लिकेशंस या खुदा न खास्ता डेथ का चांस होता है। डेंगू में कुछ मिसकंसेप्शन भी है, वो ये है कि डेंगू एक आम बुखार है। डेंगू एक आम बुखार नहीं है। डेंगू में बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं, जिसमें एक तो है जिसमें कि आपके खून में से कुछ हिस्सा प्लाज्मा वो ब्लड वेजल से बाहर आ जाता है, लीक कर जाता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है डेंगू शॉक। आपका ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप कर जाता है कि वो पूरे जिस्म को सप्लाई नहीं मेंटेन कर पाता। फिर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है वो है डेंगू एक्सपेंडेड सिंड्रोम, यानी ये आपके गुर्दों को मुतासर कर दिया, इसने जिगर को मुतासर कर दिया, इसने आपके दिल के पट्ठों को मुतासर कर दिया, इसके अलावा दिमाग को भी मुतासर कर सकता है, लबलबे को भी डैमेज करता है, पट्ठों को भी डैमेज करता है। तो इस चैनल के तवस्सुत से मैं ये बताना चाहूँगी कि डेंगू सिर्फ बुखार नहीं है, ये तकरीबन आपके दिमाग से लेके हर पट्ठे तक किसी भी जगह पे डैमेज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, आप बीच में चाय ले सकती हैं। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो अभी हमें क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा रहे हैं, तो वो भी हम आपसे अभी शेयर करते हैं बिट बाय बिट। वैसे मैं चाहती हूँ कि चूँकि आपने जिक्र किया कि प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम हो सकता है, तो जब तक आप कुछ चाय के सिप्स लेती हैं, मैं अपने पब्लिक को ये बता दूं कि डेंगू बुखार में बहुत ज़्यादा ख़तरा आपके खून के खुलियों के कम होने का होता है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मशहूर हैं प्लेटलेट्स या वाइट खुलिये कहलाते हैं खून के, जो कि डेंगू बुखार से बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ प्लेटलेट्स तक बात महदूद नहीं रहती। अक्सर औकात खून के लाल खुलिये और दूसरे खुलिये भी कम पड़ जाते हैं। 3 बेसिक तरह के आपके खून में खुलिये हैं जिनके बहुत बुनियादी फंक्शंस हैं, और वो तीनों के तीनों भी कम पड़ सकते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग के रिस्क पर नहीं हैं, बल्कि बहुत दूसरे और बेतहाशा रिस्क हैं जो इसके साथ ऐड हो जाते हैं जब आपके खून के खुलिये ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, आपके खून के खुलिये टूटना शुरू कर देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ आपका हड्डियों का गुदा खून बनाई जा रहा है, दूसरी तरफ वो टूटी जा रहा है, और ये भी हो सकता है कि उसके बनाने का प्रोसेस भी स्लो हो जाए। तो ये इस हद तक डेंजरस हो सकता है। हमारे साथ हैं सैम एलेक्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन एवरीवन। तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत मालूमाती सेशन है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम आपके ज्वाइन करने को यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। सैम एलेक्स कहती हैं अगर डेंगू फीवर हो जाए तो क्या करना है। हम आपसे अभी बिल्कुल डेंगू फीवर के बारे में ही बातें कर रहे हैं कि अगर बुखार हो तो क्या करना है। अब हम डॉक्टर साहबा से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हर बुखार के बारे में ये सोचना चाहिए कि वो डेंगू हो सकता है या नहीं। ऐसी कौन सी अलामात हैं जो आपके घर में बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, प्रेग्नेंट, हामला खवातीन, ऐसे लोग जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर या खुदा न खास्ता कैंसर के इमराज में हैं, हर किस्म के इंसान के लिए ऐसी कौन सी अलामात हैं जिससे आपके दिमाग की घंटियां बज जानी चाहिए, जिससे आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि हमें डेंगू के बारे में सोचना है। जी डॉक्टर आयशा, इसमें चूंकि ये बुखार है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बुखार है। अगर आपको बुखार है तो इसके साथ आपने ये देखना है कि कौन सी 2 चीज़ें और हैं। अगर ये 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो हम इसको डेंगू बुखार कहते हैं। इसमें हम शुरू करते हैं, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, सर से शुरू किया, आँखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है या आँखें बहुत सुर्ख होनी शुरू हो गई हैं, इसके अलावा आपकी हड्डियों में बहुत दर्द हो रही है, हम इसे अपनी ज़ुबान में ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। इसमें इतनी हड्डियाँ चटकती हैं कि लोग आके कहते हैं तोड़ दी हैं किसी ने हड्डियाँ। तो अगर आपको ब्रेकिंग बोन पेन्स हो रही हैं, फिर इसमें बहुत शदीद पट्ठों में दर्द होती है, पट्ठों की शदीद दर्द है, पेशाब की मिकदार थोड़ी हो गई है, या जैसे डॉक्टर साहिबा ने शायद पहले भी कोई प्रोग्राम किया होगा जिसमें छोटे छोटे सुर्ख रंग के निशानात आपके बिल्कुल, जिस्म बल्कि पे हमने बन लास्ट जाते वीडियो हैं। जो शेयर की थी इससे पहले हमने अपने चैनल पे वो डेंगू बुखार के ऊपर ही मैंने वीडियो शेयर की थी, ताकि इस प्रोग्राम से पहले जब हम एक्सपर्ट को बुलाएं तो उससे पहले थोड़ा सा आइडिया हो। तो उसमें हमने स्किन के धब्बे भी इनको तो दिखाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्किन के ऊपर धब्बे बनते हैं वो भी आपको बताते हैं कि ये डेंगू फीवर हो सकता है। इसके अलावा पेशाब की मिकदार कम हो गई है, मरीज बहुत थका हुआ है, तो आपको बुखार के साथ कोई भी और 2 अलामात मिल जाती हैं, आप वहाँ पे सोच सकते हैं कि ये डेंगू फीवर हो सकता है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पता चले कि मुझे मच्छर ने कब काटा था और कहाँ काटा था, क्योंकि वो इतनी माइन्यूट बाइट्स होती हैं उनका पता नहीं चलता। अदीला खान, थैंक यू वेरी मच। यू आर सरप्राइज्ड टू सी डॉक्टर मेमूना हियर
एंड इट्स अ प्लेजर कि यू आर हेयर एंड यू आर सीइंग डॉक्टर मेमूना। बेसिकली डॉक्टर मेमूना, मैं उनके बारे में एक बात आपको बता दूं जिससे शायद डॉक्टर्स के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर आप लोग रखते हैं उसमें थोड़ा और इजाफा हो जाएगा। शी इज़ द वन हु हैज़ बिन डीलिंग विद कोविड डे एंड नाइट, और चूंकि क्लोज फैमिली मेम्बर होने के नाते हमें पता चलता है कि इनकी क्या रूटीन्स चल रही हैं। रात को 2 बजे कॉल आ रही है, 3 बजे कॉल आ रही है, डॉक्टर साहब सो नहीं सकती हैं, मे बी 24 घंटे में 2 या 3 घंटे। और सिमिलरली अब डेंगी में भी यही सिचुएशन है कि इनको बुलाना और 1 घंटे के सेशन के लिए मेक श्योर करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट सम हाउ शी हैज़ टेकन हर टाइम आउट। और इनकी इस वक्त फिजिकली जो कंडीशन थी, जो फटीक के हालात थे, वो भी बता नहीं सकते, टाइम कम है, लेकिन शी हैज़ गॉन थ्रू कोविड, शी हैज़ गॉन थ्रू डेंगी। हम सब मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऐसे मसीहाओं को ज़िंदगी बख्शे, इन्हें सेहत बख्शे। जिस तरीके से इन्होंने अपनी फ़िज़िकल एफर्ट से, अपनी ताकत से कोरोना से ये लड़ी हैं, कोरोना की बीमारी से बाहर आई, अब डेंगी की बीमारी से बाहर आई, बल्कि डेंगी तो इनको शायद 2 बार हो चुका है डेंगी। डॉक्टर आयशा, ये बहुत अहम पॉइंट है। काफी लोग कहते हैं कि जी एक दफा मुझे तो डेंगी हो गया था, अब मुझे नहीं होगा। तो चलिए ये इस टॉपिक पे बात कर हाँ, लेते हैं कि डेंगी दोबारा हो सकता है डेंगी कि दोबारा नहीं? हो सकता है कि नहीं? जी, डेंगी आपको जिंदगी में 4 दफा हो सकता है, ठीक अच्छा, है? चार आखिर उसके बाद हम जिंदा बचेंगे अगले डेंगी हाँ के जी, लिए? बिल्कुल आप जिंदा बचेंगे। अच्छा 4 दफा डेंगी हो सकता है। ये भी वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अच्छा तो फिर आपकी डिफेंस फोर्स उसके लिए डेवलप हो जाती है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी की इम्यूनिटी खराब है, जैसे कैंसर्स हैं, डायबिटीज है, गुर्दों का मसला है, कोई कीमोथेरेपी रेडिएशन पे है, तो उनमें ये दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि आपके जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि अगली दफ़ा वायरस आएगा तो वो इसको कैच कर सकेंगी। सो डॉक्टर साहिबा को 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हो चुका है। अच्छा अच्छा। देखें, डॉक्टर्स बहुत रिस्क पर हैं। अगर एक डॉक्टर कोरोना के मरीज को देख रहा है या उसे मैनेज कर रहा है तो इसका मतलब है वो रिस्क पे है कोरोना कैच करने के। कोविड पेशेंट आप एक दफ़ा डिक्लेयर कर देते हैं तो हमने बड़े दिल खराश वाकयात अस्पताल में देखें कि आपके अपने छोड़ के आपको भाग जाते हैं। आप द मोमेंट उन्हें बताते हैं कि आपके मरीज को कोरोना का खतरा है और वो भाग जाते हैं, लिटरली भाग जाते हैं। मैं इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रही। सिमिलरली डेंगी में जब उनको पता चलता है कि पेशेंट क्रिटिकल है तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैनू दाखिल करो तो सानू छुट्टी दो। आई मीन टू से कि ये बहुत क्रिटिकल बातें हैं, इनको ज़रा ध्यान से सुने। और डॉक्टर अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के, छोटे बच्चों को, घर को, सबको पसे पुष्ट डाल के वो दिन रात इन मरीजों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलती, हमें कोई एक्स्ट्रा लग्जरी नहीं मिलती, कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स नहीं मिलते इन सब चीज़ों के। ऑल्दो हमारी तो ड्यूटीज़ इसमें नहीं लगती, लेकिन ये सीनियर डॉक्टर होने के बावजूद दिन रात जिस तरह इन एपिडेमिक्स में, इन वबाई बीमारियों के साथ, मरीजों के साथ ये दिन रात टाइम गुजारती हैं और फिर खुद रिस्क पे हैं, खुद इन बीमारियों को कैच भी कर लेती हैं और इनकी वजह से इनके घर वाले इन बीमारियों को कैच कर लेते हैं। बट स्टिल शी इज़ डिटर्मिन्ड, ये अपनी पूरी कुव्वत के साथ इन चीज़ों से फाइट कर रही हैं। तो डॉक्टर साहबा, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे और आप ऐसे ही ये पेशेंट्स को मैनेज करती रहें। और थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे क्वेश्चंस के भी आंसर कर रही हैं। अब मोहम्मद जरगाम साहब पूछते हैं, हाउ कैन वी मेंटेन लिक्विड एंड विटामिन बैलेंस एट होम? आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि इसमें पानी, नमकियात, इन 2 चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे दिमाग में एक बात रह गई। तो अब आज इस टॉपिक पे भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि अगर एक इंसान अस्पताल में नहीं आता, डेंगू बुखार से अफेक्टेड है, घर में मौजूद है, तो क्या उसे अपने पानी के इनटेक, आउटपुट, नमकियात की अपनी बॉडी में किस तरीके से वो थोड़ा बहुत, मतलब अगर शॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल वो अपने आप को मैनेज करना चाहता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जा नहीं सकता, थोड़ी बहुत गाइडलाइन दे दें कि घर में क्या पानी नमकियात का बैलेंस रखा जा सकता है? बिल्कुल डॉक्टर आयशा, अभी ना प्रोग्राम के बाद आप एक चीज़ शेयर कर दीजिएगा चैनल पे, मैं आपको एक पेज दूंगी कि कौन से पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल आना है, उसके अलावा किसी पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं आना, उन्हें घर पे अपना इलाज करना है। तो हम अब इलाज से ही शुरू करते हैं। इलाज में जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपकी पैरासीटामोल। ये याद कर लें कि आप पैनाडोल, पैरासीटामोल, कैलपोल, टाइलेनॉल ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं बुखार उतारने के लिए। इसमें हम बच्चों की डोज तो बच्चों के वज़न के हिसाब से होती है, लेकिन बड़ों में 2 गोलियां हर 6 घंटे के बाद। 6 घंटे से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। कुछ लोग मुझे आके बताते हैं कि जी हमने 2-2 घंटे बाद 2-2 गोलियां खा ली और फिर हमें उनमें ना डेंगी हेपेटाइटिस को फेस करना पड़ा, क्योंकि ये लिवर को भी डैमेज करता है। तो 6 घंटे बाद 2 गोलियां खा सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं खानी। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि बुखार उतारना है आपने, क्योंकि इसमें 104-105 तक बुखार आ जाता है जो आपके दिमाग को डैमेज करता है। बुखार उतारने के लिए नहा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, उतार दें। अब हम जरगाम साहब के क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमने वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। तो डेंगी में हम ये कहते हैं 1 ml for 1 ml। हमें बिल्कुल तराजू पे काम करना है और बिल्कुल स्टेबल रखना है।
आपने याद इस तरह से करना है, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि हम किसी ऐसे मरीज़ की बात करें जिसका वज़न 60 किलो है। तो जिसका वज़न 60 किलो है उसको हर घंटे में 30 मिलीलीटर से लेके 60 मिलीलीटर तक अगर पेशाब आ रहा है तो आपका वाटर बैलेंस अच्छा होगा। हर घंटे में हम चूँकि वॉशरूम नहीं जाते और पेशाब की नाली तो हर मरीज़ को घर में नहीं लगनी है, तो आपने इस तरह से याद रखना है कि आप 3 या 4 घंटे के बाद जब भी वॉशरूम जाएंगे, अगर आपका वज़न 60 किलो था, आप 4 घंटे के बाद गए तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 यानी 120 मिलीलीटर से लेके 240 मिलीलीटर तक आपका अगर पेशाब आता जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो पी रहे हैं वो आप ठीक पी रहे हैं। अगर पेशाब इससे थोड़ा आ रहा है तो पीने वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कर दें। अगर पेशाब इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपने पीने वाली चीज़ें थोड़ी कर देनी है। यहाँ मैं इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत अहम सवाल पूछा गया है। लोगों का अगला सवाल ये होता है पीना क्या है, तो बहुत बेहतर है पानी। इसके बाद निमकोल, यखनी, दूध, चाय, जूस, जो भी आप पसंद करते हैं आप पी लें। हम जिस चीज़ को मना करते हैं वो हैं आपके एनर्जी ड्रिंक्स और कोई भी रेड कलर का ड्रिंक जिसमें लाल रंग शामिल है। उसमें डॉक्टर साहिबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेंगू में वॉमिटिंग होती है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, लोगों को खून वाली वॉमिटिंग भी होती है और अक्सर ऐसा होता है कि लोगों ने लाल अनार का जूस पिया, उसके बाद उल्टी आ गई और वो सारी फैमिली पैनिक कर जाती है कि खून की बहुत बड़ी उल्टी आ गई है। तो हम रेड कलर अवॉइड करा देते हैं ताकि आप वॉमिटिंग, ब्लड को रेड कलर से कंफ्यूज ना करें। अच्छा, पीने की बात हो रही थी तो क्वेश्चन एक हमसे पूछा गया जी, समीना साहिबा ने पूछा है क्या हम सेब और पपीता ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अब आप थोड़ा सा ये भी गाइड कर दीजिए। पानी का आपने अच्छा बताया कि किस तरह हमने इनटेक आउटपुट देखनी है, नमकियात का बैलेंस रखना है, पीने में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, एनर्जी ड्रिंक्स अवॉइड करें। तो सेब और पपीते का क्या कोई लिंक है इसके साथ, और अगर किसी भी फूड का है तो हमें बताइए कि हम वो ज़्यादा खा लें। डॉक्टर आयशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे शायद हम अक्सर ऐसा होता है कि मैं ना क्लिनिक के बाहर लिखवा के लगवा दिया है क्योंकि इतना बोला नहीं जाता मेरे से एक दिन में। पपीते के बारे में जब ये शुरू हुआ था ना, डेंगू लाहौर में बहुत बड़ी जो आउटब्रेक्स आई वो 2010 में आनी शुरू हुई थी। तो आपको शायद ना याद हो, लेकिन हम चूँकि तब भी मेडिसिन में ही थे तो लोगों के घरों से, लॉन से पपीते चोरी हो जाया करते थे और जो पपीते बेचने वाले थे लोग उनसे छीन के भी ले जाते थे, पपीते के पत्ते भी ले जाते थे। सेब बहुत महंगा हो जाता था क्योंकि इसका बहुत रोल था। इसमें मैं बिल्कुल साइंटिफिक आंसर भी आपको दूंगी और जो मेडिसिन के हवाले से आपके लिए गाइडेंस है वो भी दूंगी। पहली बात तो ये कि कुछ स्टडीज़ हुई हैं दुनिया के बहुत से हिस्सों में जिसमें ये साबित किया गया है कि पपीते का एक्सट्रैक्ट यानी कि पपाया पत्ते का एक्सट्रैक्ट या कहवा, या फिर आप जो एप्पल लेमन जूस पीते हैं उसके साथ थोड़ा सा प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ होता है, यानी कि हड्डियों के गूदे से इसका बनने का अमल थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। अब अगला पार्ट टेकअप करते हैं समीना साहिबा का कि क्या हमें पीना है या नहीं पीना। पपाया लेने का या एप्पल लेने का आपकी बीमारी के आउटकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत सारा एप्पल जूस पिए या आप बहुत सारा पपीते के पत्ते का एक्सट्रैक्ट लें, वॉमिटिंग ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, स्टमक ज़्यादा अपसेट हो जाता है, लेकिन बीमारी पे असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब बुखार हो जाता है तो जो शुरू के तकरीबन 7 दिन है उसमें इस वायरस ने आपके हड्डियों के गूदे को स्प्रेस कर देना है, तो हड्डियों का गूदा बना नहीं पाएगा। इस वजह से आप जो मर्जी पी लें, हड्डियों का गूदा काम नहीं कर सकता। जो दूसरी फेज़ आती है जिसमें कि हम रिकवर कर रहे होते हैं, उसमें जो प्लेटलेट्स बन के सर्कुलेशन में आने शुरू होते हैं, आपने बहुत शुरू में भी जिक्र किया कि उनकी तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। तो अब उनकी तोड़फोड़ शुरू हो गई है। अगर तोड़फोड़ शुरू हो गई है तो उस केस में प्रोडक्शन इतनी फास्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि आपने कोई चीज़ फ्राई कर ली और वो जल्दी से बन के बाहर आ गई है। हड्डियों के गूदे को एक टाइम पीरियड चाहिए, तकरीबन 7 से 10 दिन, जिसमें वो प्लेटलेट्स बनाते हैं और उसके बाद वो सर्कुलेशन में आते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं रिकमेंड करती आपको कि आप ढेर सारा सेब पिएँ, ढेर सारा पपीते का एक्सट्रैक्ट यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। WWE न्यूज़ अपडेट्स से हैं हमारे साथ। अगर छोटे बच्चे को डेंगू हो जाए तो क्या करना चाहिए? आप थोड़ी चाय ले लीजिए, मैं आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो ब्रीफ कर देती हूँ। और फातिमा लियाकत पूछ रही हैं कि जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे हड्डियों के गूदे के कम काम करने की, तो WBC's लेवल इज़ रिड्यूस्ड इन डेंगू फीवर, हाउ वी कैन मेंटेन WBC's लेवल?
तो फातिमा, बेसिकली नॉट ओनली WBCs बल्कि रेड ब्लड सेल्स भी और प्लेटलेट्स भी, चूंकि तीनों खुलिए रिस्क पर हैं, कुछ भी कम हो सकता है। आइसोलेटेड WBC काउंट भी कम हो सकता है, और उस पर ज़्यादा रोशनी डॉक्टर साहब भाई डालेंगे कि आइसोलेटेड यानी अलग से WBC काउंट कम हो जाए और रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ठीक रहें। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, और आप कैसे इनको मेनटेन कर सकते हैं? सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज छोटे बच्चे का डेंगू, एंड सेकेंडली यू वुड आंसर WBCs। डॉक्टर आयशा, पहले हम छोटे बच्चे के डेंगू से बात करते हैं। छोटे बच्चे को डेंगू उसी वक्त होगा जब घर में आपके डेंगू का मच्छर है। तो सबसे पहली तो चीज़ आपकी आ जाती है प्रिवेंशन। घर के अंदर से मच्छरों को ख़त्म करें। ख़त्म करने के लिए आपके पास जो भी गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ कर सकते हैं आप, मॉस्किटो नेट्स मिल जाते हैं, रैकेट्स मिल जाते हैं, बहुत से कमर्शियल लेवल पे भी स्प्रेज अवेलेबल हैं, वो यूज़ करें। तो पहला काम तो ये करें कि मच्छर ख़त्म करने की कोशिश करें। नंबर 2 पे बच्चों को ख़ास तौर पे जो वल्नरेबल सीज़न है उसमें क्लोथिंग पे बहुत तवज्जो दें कि आप जितना मैक्सिमम बच्चे को कवर कर सकते हैं कवर करके रखिए, ताकि उसका एक्सपोज्ड एरिया थोड़ा हो और मच्छर का बाइटिंग एरिया कम हो। नंबर 3 पे अगर किसी बच्चे को बुखार होना शुरू हो गया है और टेस्ट में ये पता चल गया कि डेंगू है, तो इसमें सबसे पहले तो आपने ख़ुद को मजबूत बनाना है कि डेंगू काबिल इलाज बीमारी है, बच्चा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बच्चों को बुखार उतारने के लिए हर 6 घंटे के बाद आप पैरासीटामोल, पैनाडोल दे सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ब्रूफेन इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोई भी और इस किस्म की दवाई इस्तेमाल ना करें जिसके बारे में आपको पता नहीं है। अगर इससे भी बच्चे का बुखार नहीं उतरता तो बच्चों में फेब्राइल फिट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। फेब्राइल फिट्स में ये होता है कि बुखार थोड़ा सा तेज़ होता है तो बच्चों में मिर्गी की तरह का दौरा आ जाता है। जिसे कहते हैं सर को बुखार चढ़ गया, सर को बुखार चढ़ गया, मिर्गी की तरह का दौरा आ गया। इस वजह से हम ये कहते हैं कि बच्चे को सर्दी भी लग रही हो तो आप उसको पट्टियां करें, आप उस पर स्प्रे करें, लेकिन बुखार उतार दें, क्योंकि ये 3 से 4 दिन ज़्यादा तंग करता यानी है। बुखार में बच्चे को नहलाएं, नहला उसको सकते हैं, स्प्रे करें, उसका टेम्परेचर कम करें, टेम्परेचर कम ये ना करें। डरें कि गर्मी से एकदम ठंडा हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा। उसमें बहुत से माँ बाप पूछते हैं कि अगर बच्चों को बुखार हो गया तो नहलाने से क्या नमोनिया हो जाएगा? नमोनिया नहीं होगा नहलाने से। नहला दें, पट्टियाँ करें, लेकिन बुखार उतार दें। उसके बाद आपने ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना है कि बच्चा पेशाब कितना कर रहा है। अगर तो जैसे हमने पहले वज़न की बात की है उसके मुताबिक उसकी पेशाब की मिकदार पहले की तरह ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको हॉस्पिटल में जाना है। दूसरी एक चीज़ याद रखें कि अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से थोड़ी है तो बहुत सी ऐसी अलामत हैं जो माँ बाप नहीं पिक कर सकते लेकिन डॉक्टर पिक कर सकता है। तो 6 महीने से छोटा बच्चा हॉस्पिटलाइज। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके लिए घर में कोई प्रॉपर केयर टेकर मौजूद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऑर्फन्स हैं या माँ बीमार है, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, उसको भी हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर आपका कोई ऐसा बच्चा है जो कि डायरिया प्रोन है, जैसे सीलिएक के बच्चे हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस के बच्चे हैं, या उनको वैसे किसी वजह से फूड एलर्जीज हैं, तो डायरिया प्रोन बच्चों में भी आपने उनको हॉस्पिटलाइज करना है। सो बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी सारे केसेस में ज़रा अर्ली कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आपने डायरिया की बात की और इससे मैंने क्वेश्चन आपसे करना भी था, तो अब मैं आई वुड रादर डू इट राइट नाउ कि मैं ये पूछना चाह रही थी ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जिनकी मौजूदगी में डेंगू बुखार ज़्यादा शिद्दत से पेशेंट को अफेक्ट कर सकता है। यानी ऐसी कोई, अगर खुदा न खास्ता, जिस तरह हम अक्सर बीमारियों में कहते हैं कि शुगर बीमारियों की माँ है, या किसी को अगर खुदा न खास्ता कैंसर है, या कोई हामला खातून है वो ज़्यादा रिस्क पर है, क्या डेंगू बुखार में भी कुछ पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा रिस्क पर हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, ऐसा है। इसमें सबसे पहले तो रिस्क आ जाता है आपकी एज की तरफ से, एक्सट्रीम ऑफ एज। 6 महीने से छोटा बच्चा या जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा खतरे में है। उसके बाद आपकी ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे अज़ा से आ रही हैं जिनको डेंगू ने भी अफेक्ट करना है, यानी जो दिल के मरीज़ हैं और डेंगू की वजह से मायोकार्डाइटिस हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, तो ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा। जो जिगर के मरीज़ हैं उनमें हेपेटाइटिस के बाद फेलियर का ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से गुर्दों के मरीज़ हैं, पेशाब ऑलरेडी ठीक नहीं आ रहा, उनको डायलिसिस पे मेंटेन किया है, उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको गैस्ट्राइटिस है, मैदे का मसला, वो लेते हैं, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे वो पेशेंट्स हैं जिनके कॉम्प्लिकेट होने का ख़तरा ज़्यादा है। यानी इसको अगर हम सिंपल अल्फाज में पुट करें तो मेरे ख्याल में अगर आपके घर में कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको डेंगू सस्पेक्टेड है और उनको पहले से किसी न किसी अज़ा के बीमारी चल रही है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर वो अज़ा डेंगू से भी अफेक्ट होते हैं तो वो ज़्यादा रिस्क पर हैं। डेंगू से कौन से अज़ा अफेक्ट हो सकते हैं? डेंगू बुखार इवन ठीक होने के बाद भी आपके जिस्म के तकरीबन सभी अज़ा रिस्क पर हैं। इसे मल्टी ऑर्गन फेलियर भी बोलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के अज़ा इवन डेंगू बुखार ठीक होने के बाद भी बुरे तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, फेलियर में जा सकते हैं। जिगर अपना काम करना छोड़ सकता है, किडनीज अपना काम करना छोड़ सकती हैं, इवन दिल के असरात आ सकते हैं।
डेंगू बुखार के बाद दिमाग के ऊपर असरात रह जाने की वजह से परसिस्टेंट हेडेक, झटके लगना, ये सब कुछ हो सकता है। तो अगर इसमें से कुछ अलामात पहले से मौजूद हैं, कोई अज़ा पहले से रिस्क पर हैं, पहले से अफेक्टेड हैं किसी भी बीमारी की वजह से, तो डेंगू बुखार उन्हें ज़्यादा ख़राब कर सकता है। डॉक्टर आयशा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। यहाँ पे एक बात आपने बहुत अहम की है, वो ये है कि बुखार ख़त्म होने के बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपके चैनल के तवसुत से मैं सारों को ये बताना चाहूँगी कि डेंगू फीवर बुखार के दौरान ख़तरा कम है। जब बुखार उतर जाता है तो उसके बाद के जो 48 घंटे हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं। हम उस टाइम पीरियड को क्रिटिकल टाइम पीरियड कहते हैं। आपने घर में ये याद रखना है कि अगर किसी का डेंगू की वजह से बुखार है और वो उतर गया, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मरीज़ बहुत बीमार है, भूख नहीं ठीक हुई, मरीज़ कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, पेशाब कम हो गया हालांकि बुखार उतर चुका है, ये वो पेशेंट्स हैं जिन्होंने डेंगू लीक में या डेंगू हेमोरेजिक फीवर में जाना है और यहीं पे खुदा न खास्ता जान जाने का खतरा होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप करता है। इसलिए ये भी बहुत अहम है कि बुखार उतरने के बाद अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो इन दैट केस यू हैव टू बी इन द हॉस्पिटल, फिर फौरी तौर पर डॉक्टर को कंसल्ट करें। मत कह रही हैं हाउ नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप दोनों के, अल्लाह ब्लेस्ड यू, आमीन एंड प्रेइंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच सारा अहमद। इकरा अब्दुल अजीज़ कह रही हैं मैम व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द रेड स्पॉट्स ऑफ डेंगू फीवर एंड चिकन पॉक्स। इकरा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया हुआ है। ये एक मेरी बहुत ही अच्छी क्लाइंट हैं, बहुत समझदार, पढ़ी लिखी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी किस्मत अच्छी करे। और आप हमेशा ज्वाइन भी करती हैं और आपके क्वेश्चंस के साथ दूसरों को बड़ा फ़ायदा होता है। हमेशा बड़ा पिन पॉइंट और रिलेटेड क्वेश्चन इकरा पुटअप करती हैं। आज भी इन्होंने बड़ा रिलेटेड क्वेश्चन डाला है कि डॉक्टर साहब आप बताएं रेड स्पॉट्स जो डेंगू फीवर के हैं उनको किसी और जो कॉमन रेड स्पॉट्स हैं जैसे लोग खसरा, चीचक या चिकन लाकड़ा काकड़ा से अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, कोई एक दो बातें बता दें कि इसके रेड बुखार के साथ अगर इस तरह के रेड स्पॉट्स हों तो हमें डेंगू सोचना चाहिए। हाँ डॉक्टर आयशा, इसको हम लेते हैं। हम लास्ट क्वेश्चन का एक पार्ट थोड़ा सा मिस कर गए। उसमें उन्होंने पूछा था कि सफेद खुलिये कम हो जाते हैं तो हमने क्या करना होता बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा फातिमा लियाकत का क्वेश्चन था। हाँ जी, फातिमा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये वो सवाल हैं जो वाकई पढ़े लिखे लोग हमसे करते हैं। आपके हड्डियों के गूदे में 3 तरह के अहम खुलिये हैं। एक आपके सुर्ख खुलिये RBCs, फिर आपके WBCs सफ़ेद खुलिये और सफ़ेद खुलिये प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार में जब शुरू में आपका हड्डियों का गूदा काम करना कम कर देता है तो सबसे पहले आपके WBCs कम होते हैं और आपका प्लेटलेट ठीक होता है उस वक्त। फिर वक्त गुजरने के साथ आपके प्लेटलेट्स भी कम होने शुरू हो जाते हैं और कुछ पेशेंट्स, बहुत थोड़े ऐसे भी होते हैं जिनमें ये तीनों सेल लाइंस ड्रॉप हो जाती हैं और वो बिल्कुल ऐसी पिक्चर होती है जैसे खुदा न खास्ता हड्डियों के गूदे का कैंसर है, हम इसको पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। तो तीनों सेल लाइंस भी डिप्रेस हो सकती हैं। आपका सवाल था कि अगर WBCs कम हो गए हैं तो हमें कैसे मेंटेन करना है। आपने खुद उसको कुछ भी मेंटेन नहीं करना। अगर खुदा न खास्ता पहले से कोई इन्फेक्शन चल रहा था, WBC कम होने की वजह से वो बिगड़ गया, तो आपकी एंटीबायोटिक्स हम खुद चेंज कर देंगे और इसके बाद जैसे जैसे हम आपको ट्रीटमेंट का गाइड करते जाएंगे ये खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कम हो गए तो हमें खून के खुलिये लगाने चाहिए। मतलब स्पेसिफिकली हमने सफ़ेद खुलियों को रिप्लेस नहीं करना, बीमारी को ठीक करना है और वो खुद ब खुद टेकअप कर लेंगे। हाँ जी, क्योंकि डेंगू में ये टारगेट नहीं है कि आपने प्लेटलेट बढ़ाने हैं या आपने WBC बढ़ाने हैं। वैसे अगर मुझे मैं रिकॉल करूं तो डेंगू की जब पहले एपिडेमिक्स आती थी और हमें बहुत ज़्यादा, तो मैं डेंगू के साथ इन टच नहीं थी, बट आई स्टिल कैन रिकॉल कि पहले प्लेटलेट्स लगाने का, खून की बोतलें चढ़ाने का, सफ़ेद खुलिये लगाने का रिवाज बहुत ज़्यादा होता था। और अब मैं देख रही हूँ कि जैसे मेडिकल फील्ड में थोड़ी सी रिलक्टेंस है, काफ़ी हद तक मैंने देखा कि प्लेटलेट काउंट कम भी हो जाए तब भी डॉक्टर्स यही कोशिश करते हैं कि किसी और तरीके से बीमारी को मैनेज किया जाए। और अगर वो ख़तरनाक लेवल तक कोई अलामात शो नहीं करे, कहीं से ब्लीड नहीं हो रहा, खून की उल्टियाँ नहीं आ रही, पखाने में उल्टी नहीं है, जिस्म से कहीं से ब्लड लूज नहीं हो रहा, तो खून की बोतलें ना लगाएं। डॉक्टर आयशा, ये आपकी बड़ी जेन्युइन ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास अक्सर पेशेंट्स ऐसे होते हैं प्लेटलेट काउंट 0, यानी आपका प्लेटलेट डिटेक्टेबल नहीं होता, या 1000, जबकि नॉर्मली 1.5 लाख से 4 लाख तक आपके खुलिये रिपोर्ट होते हैं लेबोरेटरी टेस्ट में। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं बहुत डर जाते हैं कि हमें प्लेटलेट लगा दें, लेकिन अगर हम प्लेटलेट लगा देंगे और तोड़फोड़ फिर शुरू हो जाएगी तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारी वाकई रिलक्टेंस है। हम मेगा यूनिट्स नहीं अब लगाते, ब्लड नहीं लगाते। 2-4 स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं कि कहाँ पे आपने मरीज़ को खून देना है वहीं पे दें, कहाँ पे आपने प्लेटलेट देना है सिर्फ वहीं पे दें, लेकिन खुलिये पूरे करने के मकसद से आपने ये काम नहीं करना। ओके। मिस्टर वकार आरिफ कह रहे हैं
डेंगू के लिए कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? लेकिन इन्होंने पहले एक क्वेश्चन किया, मैं पहले आपको उसकी तरफ ले जाऊं। नाइस टू सी, मेरा 8 मंथ्स का बेटा है और उसके फेस पर दाने निकल रहे हैं और बुखार भी है, क्या ये डेंगू है? तो इनको थोड़ा शॉर्ट से 3-4 बातें बता दें जिससे इनको गाइडलाइन मिल जाए कि डेंगू की तरफ इनको सोचना चाहिए भी या नहीं। और दूसरा पार्ट इनके क्वेश्चन का ये है कि अस्पताल कौन सा अच्छा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? अगर तो बच्चे को बुखार के साथ साथ खाना पीना उसने कम कर दिया है, या आप टच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो उसको दर्द हो रही है, दुखन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत इरिटेबल और रेस्टलेस हो रहा है, तो आप बिल्कुल डेंगू बुखार के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और अलामात नहीं है, यानी खुदा न खास्ता कहीं कोई फोड़ा फिंसी निकला हुआ है जिसम में, या पेशाब में बहुत स्मेल आ रही है, पेशाब का इन्फेक्शन है, फिर उन चीज़ों को पहले रूल आउट करेंगे। अगर बुखार तीसरे दिन पे चला जाता है तो एक छोटा सा टेस्ट होता है डेंगू CBC। ये गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है कि ये 90 रुपीज़ में हो जाता है। तो आप डेंगू CBC करवा के अगर उसमें थोड़ी बहुत भी चेंजेस आ गई हैं तो ये कंफर्म कर सकते हैं। यानी बच्चे को भी डेंगू CBC वो करवा लें? बिल्कुल, अगर बच्चे का भी तीसरे दिन डेंगू CBC होना है। तो खून का टेस्ट कराने से डरे नहीं, बच्चा छोटा है या बड़ा, तो बुखार अगर है और इस तरह की अलामात हैं तो डेंगू CBC करवा लें। द टेस्ट इज कॉल्ड डेंगू CBC। अगर डेंगू CBC आपका डे 3 पे नॉर्मल आ जाता है तो डे 4 पे फिर कराना है। ओके, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हो सकता है डे 3 पे भी। तो जब आपको अरेंजमेंट मिल जाती है फिर ट्रीटमेंट करना है। अगला आपका क्वेश्चन ये था कि हॉस्पिटल कौन सा अच्छा है। हॉस्पिटल वो अच्छा है जहाँ की टीम डेंगू में ट्रेंड है। लेकिन ये मरीज को कैसे पता चलेगा मरीज कि को कहाँ कैसे की पता टीम? चलेगा? अब यहाँ पे अल्लाह ताला जन्नत बख्शे डॉक्टर फैसल मसूद को, उन्होंने बहुत काम किया डेंगू में, और उनके टाइम पे जो एक था ना, उस वक्त पे डेंगू की सर्टिफिकेशंस हुआ करती थी। तो हम जो ट्रेनिंग्स होती थी वो सर्टिफाइड होती थी, ट्रेनिंग थी, टेस्ट लिया जाता था और जिसको वाकई क्वालिफाई करता था उसको दिया जाता था। आपकी बात थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे काटूंगी। मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं कि डॉक्टर साहिबा ना सिर्फ डेंगू के मरीज़ों के बराह रास्त इलाज मुआवजे से वाबस्ता हैं, बल्कि ये अपने डॉक्टर कुलीग्स और जूनियर्स की ट्रेनिंग से भी बराह रास्त ताल्लुक़ है इनका। ये ट्रेनिंग्स भी करवाती हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेयो अस्पताल में डेंगू बुखार से रिलेटेड भी इसी तरह ट्रेनिंग्स चल रही हैं जैसे कि कोरोना के पीरियड में चली। और डॉक्टर मैमूना गियास जो हैं वो इसका एक्टिव मेंबर हैं। शी इज़ द फोकल पर्सन डेंगू का इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और ये ट्रेनिंग्स भी करवा रही हैं। जी मैडम, वहीं से आप प्लीज़। वहीं से टेकअप करते हैं। हम एक चीज़ और भी मिस कर गए कि डेंगू रैश को कैसे आपने पहचानना है। तो एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चिकन पॉक्स का रैश जब आपका डेवलप होता है ना, वैसे तो डॉक्टर आयशा ये बहुत बेहतर बताएंगी मुझसे, लेकिन उसमें छाले की तरह का रैश बनता है। बिल्कुल, आती है शुरू हम में, उसे कहते हैं जी ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल, हाँ, यानी जैसे शबनम का कतरा। शबनम का कतरा, तो वो बिल्कुल एक फूला हुआ पानी से भरा हुआ छाला होता है। लेकिन जो डेंगू के रेड स्पॉट्स होते हैं ये या तो सुर्ख स्पॉट्स होते हैं या फिर ये नील पड़ते हैं या बड़े बड़े नील होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने याद रखना है। फिर एक चीज़ और बता दूं कि जो चिकन पॉक्स का रैश होता है वो बड़ा इरिटेटिंग होता है, बहुत इचिंग होती है। डेंगू बुखार के दौरान जो रैश होता है ना वो इरिटेटिंग नहीं होता, उसमें खारिश नहीं होगी, खारिश नहीं होती, डेंगू रैश बस होता है। जबकि चिकन पॉक्स यानी लाकड़े काकड़े में खारिश और जलन दोनों होते हैं। दोनों होती हैं। अब शायद कोई क्वेश्चन भी आ जाए, हम एंड पे खुद बता देंगे कि जब हम डेंगू फीवर से रिकवर करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, वहाँ पे भी एक रैश होता है। मैं उसकी बात फिर हम बाद में करते हैं। ठीक है। सारा अहमद कह रही हैं मैम मेरे हैंड पे रेड सर्कल है, डॉक्टर हादी का कहना है कि ये एलर्जिक है और इचिंग भी है। तो सारा, अगर आप यहाँ पर अपनी पिक्चर्स पुटअप कर सकती हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ 0333497166। उस पर आप अपनी पिक्चर व्हाट्सएप करेंगी तो एज सून एज आई गेट फ्री तो मैं देख के आपको बता पाऊँगी कि ये एलर्जिक है या नहीं है। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं डेंगू बुखार और इससे रिलेटेड अलामात के ऊपर, इसकी मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे इससे बचा जा सकता है कैसे नहीं। पंजाब स्टेट एंड डेवलपर से है जी, मेरे बेटे के फेस पे मेरे बेटे के फेस पे एक रेड कलर का बर्थ मार्क है, उसका क्या हल है, क्या वो सही हो सकता है? बहुत किस्म के बर्थ मार्क्स हैं जो परमानेंट हैं, हल नहीं हो सकते, और कुछ ऐसे हैं जो लेटेस्ट लेज़र फैसिलिटीज़ के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। तो आप अपने बेटे को एज सून एज़ पॉसिबल चेक करवाइए, तो फिर हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। निशा मंजूर कह रही हैं माशाल्लाह, थैंक यू निशा फॉर ज्वाइनिंग एंड अप्रिशिएटिंग। शमा जुल्फ़िकार कह रही हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच शमा। आपने सवाल नहीं पूछा, ऑल्दो आप बड़ी क्लोजली रिलेटेड हैं मरीज़ों के साथ। निशा मंजूर, डॉक्टर आयशा अच्छी है स्किन के लिहाज से। अच्छा जी, मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है जी स्किन डॉक्टर होने के नाते से, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहबा, मैंने एक क्वेश्चन बड़ा संभाल के रखा हुआ था
तो वो मैं अभी पूछ लूँ इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए, वो मेरा क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो मुझे ये बताइए कि डेंगू वबा पहले भी आई पाकिस्तान में और इस तरह बहुत से ममालिक में थी, अब दोबारा से डेंगू वबा एकदम बहुत सर तोड़ किस्म की डेंगू वबा आई है। पिछली वबा में और इस वबा में आप एक रिसर्चर, एक स्पेशलिस्ट, एक एक्सपर्ट होने के नाते से क्या फील करती हैं? कोई डिफरेंस है? कोई इसकी शिद्दत में चेंज आया है या इस वायरस के बिहेव करने में कोई तब्दीली आई है? आपके ख्याल में क्या ये वबा पिछली वबा से कुछ मुख्तलिफ है? डॉक्टर आयशा, डेंगू इज़ नॉट न्यू। पाकिस्तान में जो पहला केस था वो तकरीबन 1950s में रिकॉर्ड हुआ था और वो गवादर से शुरू हुआ था। गवादर के बाद फिर 1990s में जो बड़ी स्पाइक्स थी या एक एपिडेमिक थी वो सिंध में फेस की गई थी, कराची, हैदराबाद में। जब 2006, 7, 8 आप कह सकते हैं कि लाहौर में, पंजाब में ये पेशेंट्स आने शुरू हो गए थे, लेकिन उस वक्त ये पता नहीं था कि ये डेंगू है। तो उसी टाइम पे ब्लड और मेगा यूनिट ये कॉन्सेप्ट थे। 2010 से जब श्रीलंकन टीम ने ये सब कुछ किया कि ये डेंगू की वबा है, तब से ये हमारे पास लाहौर में भी आनी शुरू हो गई। वायरस में इस साल वाकई थोड़ी सी चीज़ें हम हैं जो देख रहे हैं। एक तो ये कि इस दफ़ा की जो एपिडेमिक है, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को उल्टियाँ, लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत 1-2 लोगों में हमने जिगर का फेलियर भी देखा है, जिसको हम कहते हैं कि लीवर फेलियर हो गया। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट ये देखिए इस दफ़ा यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो बेसिकली यंग लोगों को इसने बहुत मुतासिर किया इस दफ़ा। हालांकि यंग लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल। तीसरी अहम बात ये है कि यहाँ पे इस दफ़ा जो हम डेंगू की कहते हैं कि डेंगू ये वाला जो है ये ख़तरनाक डेंगू है, डेंगू लीक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर के केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो अक्सर ऐसा होता है कि हम एक इमरजेंसी में 12 घंटे की में 15-20 पेशेंट डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिर्फ एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो अब आप ये इमेजिन करें कि इतना बड़ा सिटी है, इतने हॉस्पिटल्स हैं, तो ओवरऑल नंबर कितना होगा। सो सिवेरिटी वाकई ज़्यादा है इस दफ़ा, यंग लोग इफेक्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहबा कि डेंगू बुखार एक पेशेंट को हो गया, घर में एक बंदे को डेंगू बुखार है, क्या बाकी लोगों को रिस्क है कि उस एक इंसान से बाकियों को डेंगू हो जाए? और हिरा रहीम ने भी ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा है कि आर डेंगू पेशेंट्स आइसोलेटेड, क्या उनको हमें अलग से रखना है जिस तरह कोविड के पेशेंट्स को हम आइसोलेट कर देते थे कुछ फीट की दूरी पे और बाकी लोगों को इजाज़त नहीं थी उनके साथ उनके करीब आने की, तो क्या डेंगू बुखार में भी इस तरह का कोई रिस्क है? डॉक्टर आयशा, हमने शुरू में भी बात की थी कि अगर डेंगू अफेक्टेड मॉस्किटो आपके घर में है तो वो आपका फैमिली मेम्बर है, घर के लोगों की तरह रह रहा है, वो जितने लोगों को काटेगा उन तमाम को डेंगू फीवर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह मच्छर ने काटा और शाम को आपको बुखार हो जाएगा। इसमें कम से कम जो आपका एक टाइम पीरियड आता है वो 7 to 10 डेज का टाइम पीरियड आता है और कुछ दफ़ा तो 14 दिन तक भी, कि आपको मच्छर ने बहुत पहले काटा होता है, कुछ दिन पहले काटता है, फिर फीवर हो जाता है। अगर एक घर में किसी एक शख्स को डेंगू है, लेट सपोज उन्हें कहीं बाहर से हुआ था, अब मच्छर उनको काटते हैं, उसके बाद सारी फैमिली को काटते हैं, तो तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद घर के बाकी लोगों को फीवर होना, यानी वो डेंगू का ज़ख़ीरा है जो घर में ज़ख़ीरा है, इसलिए मच्छर को, ज़ख़ीरे को ख़त्म करना ज़रूरी है। दूसरा ये था कि क्या डेंगू के पेशेंट को आइसोलेट करना है, हम हॉस्पिटल में मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल करवाते हैं ताकि मच्छर और मरीज़ों को ना काटें, लेकिन ये घर में प्रैक्टिस एडवाइस नहीं है। आपने सिर्फ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, लोशंस, क्रीम्स, वो हर 6 से 8 घंटे के बाद आपकी वो स्किन का एरिया जो एक्सपोज्ड है एंड इट इज़ लाइकली टू बी बिटन बाय अ मॉस्किटो, जहाँ पे मच्छर काट सकता है, वहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाने हैं। और घर में जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, मेक इट श्योर कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे मच्छर मर जाएं, ना कि भाग जाएं। जिनसे आप खुद को महफूज करते हैं, मच्छर भगा के थोड़ा दूर भेज देते हैं, वो मच्छर तो आपके घर में ही रह जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात अपनी स्पेशलिटी के लिहाज से ऐड कर दूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे, बूढ़े और दरमियानी उम्र के ऐसे लोग आते हैं जो चंबल के मर्ज़ में मुब्तला हैं। चंबल का मर्ज़ ज़्यादा हाथों, पाँव, बाल, टांगों पर आता है और वो स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी, उखड़ी हुई, जिसमें चीरे भी हो सकते हैं, ऊजिंग हो रही होती है। तो मैंने आजकल मुझे इस तरह के पेशेंट्स देख रही हूँ जो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाने के बाद चंबल का मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको स्किन डिजीज़ चल रही हैं ऑलरेडी और उनकी स्किन उखड़ी हुई है, तो बेहतर है कि वो पूरी बाजू, पूरा पाजामा पहने, कपड़ों से उसको कवर करने की कोशिश करें, ना कि मॉस्किटो रिपेलेंट के साथ। कोशिश करें कम से कम जिल्द का हिस्सा जो है वो इस तरह के केमिकल्स लगाने पड़ें आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आप कपड़े के ज़रिए उसे कवर करें और बाकी इस किस्म की और प्रिकॉशंस करें। तो चूँकि प्रिकॉशंस की बात हो रही है
क्योंकि यहाँ से मैं बात इस तरह आगे बढ़ाऊंगी कि हमें अब चूँकि टाइम हमारे पास कुछ कम है एंड हमारे पास इस वक्त 12 मिनट हैं सेशन ख़त्म करने में, तो आप जाते जाते हमें कुछ ऐसी अहम बातें बताएं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। हमने बात की कि ये होता कैसे, अलामात क्या हैं, डेंजरस लेवल कैसे हो सकता है, इसको टेस्ट कैसे करना है, अस्पताल कब जाना है, आपने घर में बैठे बैठे कैसे मैनेज करना है, कौन से लोग ज़्यादा रिस्क में हैं। हमने ये भी बात की कि इस बुखार से बाकियों को कैसे बचाया जा सकता है, घर में एक को है। अब अगर हम चाहते हैं कि घर का एक बंदा भी अफेक्ट ना हो, अगर हमारे घर में नहीं आया तो ना ही आए, तो क्या कोई ऐसी प्रिकॉशंस हैं? बिल्कुल डॉक्टर आयशा, ऐसी प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं, एक्चुअली डॉक्टर आयशा की विंडो से ना गार्डन का बहुत अच्छा व्यू है। मैं इनसे कहूँगी एक फ़ोटो लगा दें। तो देर आर टू मैनी प्लांट्स इन फ्रंट ऑफ योर विजन, इट्स ब्यूटीफुल सीनरी। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, मतलब उनमें से ऐसी स्मेल या फ्रेग्रेंस आती है जिसकी वजह से मॉस्किटोज आपके घर के अंदर नहीं एंटर होते। तो जो आपके एंट्री पॉइंट्स हैं आप वहाँ पे वो पौधे रख सकते हैं। इसमें आउटडोर प्लांट्स भी हैं और इंडोर प्लांट्स भी हैं। नंबर 2 पे जो भी आपके घरों की खिड़कियाँ, रोशनदान, ऐसे दरवाजे जहाँ से आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत ज़्यादा है, उनको कवर करने की कोशिश करें जालियों के साथ, ताकि मच्छर आपके घर में एंटर ना हो। फिर जो मच्छर घर के अंदर एंटर हो जाता है उसको किल करने के लिए आप स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, कोई भी केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बावजूद अगर आपको फर्दर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी बात की कि आपने स्किन रिपेलेंट्स लगाने हैं। लेकिन इसमें कुछ और कॉशंस भी हैं। जो लोग वॉक करने के आदी हैं और वो गार्डन्स में जाते हैं या आप आउटडोर गैदरिंग्स करते हैं, तो आप जब डेंगू का सीज़न है उसमें इन चीज़ों को अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज वॉक इंडोर करेंगे, आउटडोर गैदरिंग्स को अवॉइड करें। इसके अलावा आप जहाँ पे भी जा रहे हैं तो हाफ स्लीव अवॉइड करें। डॉक्टर साहिबा ने पहले भी जिक्र किया कि फुल पजामा पहने, फुल स्लीव्स पहने, आपको नेक हाई नेक्स पहननी चाहिए, बल्कि लो नेक नहीं पहननी चाहिए। इस तरह से आपका जो एरिया है एक्सपोज्ड वो बहुत कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर वकास जहांगीर कह रहे हैं माशाल्लाह डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू वेरी मच वकास जहांगीर, आप लोगों की अप्रिसिएशन से ही ये सब कुछ चल रहा है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम इस तरह की मेक श्योर करें, इस तरह के प्रोग्राम्स करें, एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उन लोगों से बात करें जिनकी बात में वाकई वज़न हो सकता है, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, जो एथिकली लीगली इस पोजीशन पे हैं कि हमें गाइड कर सकें, इनके अलावा हमें और कोई गाइड ना करे। तो डेंगू बुखार से बारे में हमने बहुत सारी बातें की। आप हमें एक बात अब ऐसी कोई बता दीजिए जो आपके ख्याल में अवाम जो है वो गलती पर हैं, जो मिथ्स हैं। मैं कुछ दिन पहले आपके चैनल पे एक वीडियो देख रही थी, आपने पुटअप की हुई थी, हम डॉक्टर साहबा के चैनल का लिंक भी शेयर कर देंगे। बेसिकली डॉक्टर मैमूना गियास इज़ मेडिकल स्पेशलिस्ट और ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने अपने चैनल पे भी काफ़ी आगाही की वीडियोस डाली हुई हैं। उसमें से मैं कुछ दिन पहले देख रही थी कि डॉक्टर साहबा ने एक वीडियो लगाई हुई थी मिथ्स अबाउट डेंगू, फाइटिंग द मिथ्स ऑफ डेंगू, यानी कि डेंगू बुखार के बारे में ऐसी मिसकंसेप्शंस कौन सी हैं। तो हम भी स्किन में बहुत ज़्यादा मिथ्स की बातें करते रहते हैं, मिसकंसेप्शंस की, क्योंकि हमारी पब्लिक ब्लाइंडली फॉलो करने की बहुत आदी है। फलां ने कह दिया, पड़ोसन ने, हमसाई ने, फ्रेंड ने, तो वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल में डेंगू बुखार से रिलेटेड ऐसी कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं जो कि पब्लिक में है, जिनको फॉलो नहीं करना चाहिए और वो कर रहे हैं? डॉक्टर आयशा, ये अब मैं सारे आपको वो एक्सपीरियंसेस बताऊंगी जो मुझे मेरे मरीज आके बताते हैं। पहली बात तो ये कि वो ठीक नहीं हुए होते तो वो मेरे पास आते हैं, तो हमें एडमिट करना पड़ता है बाद में। एक तो सबसे मज़ेदार जो था वो था कि घास और सरसों का तेल और उसका टिंक्चर बना के वो जिस्म पे लगा लें तो उससे आपको डेंगू नहीं होगा। अच्छा, मैं एक बात फिर बता दूं, ये मिथ्स हैं, इनको फॉलो नहीं करना, ये गलत बातें हैं। और ये वही मरीज थे जिनको बाद में हो भी गया, सवेयर भी हुआ और हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव्ड। उसके बाद एक बहुत बड़ा मिथ ये है, वो कुछ आप कह सकते हैं कि क्वैकरी हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा है लोगों में, तो वो उन्होंने कुछ खास तरह की भाप बनाई हुई है जिसके अंदर वो रंग डाल देते हैं किसी भी चीज़ का कि ये जी बड़ी अच्छी भाप है, इसके साथ आपको डेंगू से हमेशा के लिए और ये पेड भी होगी मेरे ख्याल में, पेड होगी ये भाप। पेड है, 500 से 1000 एक दफ़ा भाप देने का है। अच्छा जी। और उसको लोग लेते हैं बाकायदा जाके, लेकिन इनको भी हो जाता है। फिर ये बहुत ज़्यादा हर्बल दवाइयाँ आ गई जिसके में हमने कहा था कि पेपाया के एक्सट्रैक्ट्स आ गए, फिर पेपाया का कहवा आ गया। कहवा के अलावा एक वो बिल्कुल वर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं आके जी डेंगू के लिए लाजवाब कहवा, उसके अंदर वो 5-4 चीज़ें डाल देते हैं। आपने कभी टेस्ट किया है डॉक्टर साहब? नहीं जी, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। तो वो लोग पी लेते हैं, उसके बाद आते ही कहते हैं कि जी वो जिन्हें मैनू दसिया सी ओदे तो बाद मेरी उल्टी कोई नहीं रुकी, हुण ते मैं पानी पीन तो भी गया। तो ये हालात होते हैं कि कहवे पी के पी लेते हैं। फिर लोगों का मिथ है
कि अगर खून के खुलिये कम हो गए हैं हमें खून लगा दें, फटाफट हमें खून लगा दें। ये गलत है, नहीं लगाना जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता कि लगाना है। इसी तरह से प्लेटलेट काउंट थोड़ा हो जाता है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि 50,000 इज़ द लिमिट। 50,000 के ऊपर हल्की फुल्की ब्लीड होती है, आप ब्रश करेंगे ब्लीड हो जाएगी, छोटा मोटा नील आ जाएगा। 30,000 के नीचे ब्लीडिंग बढ़ जाती है, पेशाब में आ जाता है, थूक में आ जाता है, बलगम में आ जाता है, मोशन में आ सकता है। लेकिन 10,000 के नीचे कोई भी सीरियस ब्लीडिंग हो सकती है, यानी दिमाग में ब्लीड हो दिमाग सकती में है, ब्लीडिंग हो सकती फालिज है, हो सकता है। अल्लाह माफ़ करे फालिज हो सकता है। इसके अलावा इतनी शदीद ब्लीडिंग हो सकती है कि आपके पास कंट्रोल करने का टाइम नहीं है। इसी वजह से हमने 50,000 का कट ऑफ दिया हुआ है ताकि मरीज को सेव किया और मेरा जा ख्याल है सके। जिन यंग डेथ्स की आप 1-2 दिन पहले बात कर रही थी, जवान लड़के आपने जिक्र किया कि वो फौत हुए, तो वो ब्लीडिंग से ही फौत वो हुए थे। खून की उल्टियाँ ही थी, वो ब्लीडिंग ही थी जिसको मैनेज नहीं किया गया इन टाइम, या शायद हॉस्पिटल देर से आए। लेकिन इसमें आपने प्लेटलेट अगर कम है तो वो नहीं इंसिस्ट करना कि हमें प्लेटलेट लगा दें। आपके डॉक्टर्स खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किस लेवल पे प्लेटलेट देना है। डॉक्टर साहबा, आपके ख्याल में एक तो आपने रीज़न ऑफ डेथ बताई कि वॉमिटिंग ब्लड की अगर आ जाए, या खुदा ना खास्ता आपके किसी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे दिमाग में अगर खून आ गया फालिज से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसके अलावा कोई 2-4 चंद इंपॉर्टेंट बातें अगर आप बताना चाहें कि कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकती है डेंगू में? कॉज ऑफ डेथ में डॉक्टर आयशा हम कहते हैं एनसेफेलाइटिस, यानी कि जिसे आम जुबान में गर्दन आप तोड़ कहते बुखार? हैं गर्दन तोड़ बुखार, या दिमाग का इन्फेक्शन, वो हो जाता है। गुर्दे फेल होने से डेथ हो सकती है। सबसे जो अहम चीज़ है वो है आपका सर्कुलेटरी फेलियर। आपकी खून की नालियाँ लीक करना शुरू कर देती हैं, खून के खुलिये अंदर रह जाएंगे, सारा प्लाज्मा या पानी बाहर लीक कर जाएगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। और देखने में मरीज सूजा फूला मुंह नजर आएगा। सूजा हुआ है, सांस में तंगी हो रही है, पेट फूल गया, क्योंकि इन सारी जगहों पे पानी आ जाता है। ये वो पेशेंट्स हैं कि एक दफ़ा शॉक डेवलप हो गया, फिर आप जो मर्जी कर लें, फिर शॉक बहुत हम मुश्किल मेडिकल हो की जाता ज़ुबान है। में कहते हैं जब आपके खून की गर्दिश इस काबिल ना रहे कि आप दिमागी तौर पर मुकम्मल कंसंट्रेट कर सकें, आपके होश कम होने शुरू हो जाए और ब्लड की पंपिंग में प्रॉब्लम आ जाए। रोमाना सलीम कह रही हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच रोमाना। खदीजा साजिद कह रही हैं हाय। हाय के बाद उन्होंने आगे क्वेश्चन पुट अप नहीं किया, तो मैं यहाँ पे चूंकि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड 5 मिनट्स लेफ्ट। अच्छा जी, हमने एक क्वेश्चन आपने रखा था आखिर के लिए कि डेंगू के बाद भी कोई रैश हो सकता है, किसको याद रखें? मैं सम अप करना चाहूँगी 1 मिनट के अंदर अंदर कि हमने आज क्या क्या बातें की, ताकि अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी बात है आप सेशन को रिवाइंड करके पीछे से बैक से देख सकें। हमने बात की डेंगू बुखार है क्या, इसका वायरस कैसे फैल सकता है एक इंसान से दूसरों में, किस तरह का मच्छर इसे फैला सकता है, मच्छर को मारा कैसे जा सकता है, मच्छर से बचा कैसे जा सकता है, अर्ली अलामात क्या हैं शुरू की जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये डेंगू बुखार हो सकता है, कौन से लोग हैं जो इससे ज़्यादा मुतासिर होंगे आपके घर में बाहर, आप अपने घर वालों की रिश्तेदारों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं, बैठे बैठे आप क्या इलाज कर सकते हैं और आपको अस्पताल कब जाना है, क्या रीजंस हो सकती हैं डेंगू बुखार की शिद्दत अख्तियार करने की, और रैशेस किस तरह के होते हैं डेंगू बुखार में, स्किन भी इफेक्ट होती है, कौन कौन से अज़ा हैं जो मुतासर हो सकते हैं। अब डॉक्टर साहबा के पास वापस चलते हैं, आखिरी 3 मिनट में डॉक्टर साहबा आपको दूंगी। कोई ऐसी बुनियादी अहम बातें जो आप चाहती हैं कि आप तवज्जुद से इस चैनल के तवज्जुद से आवाम को पता होनी चाहिए, आप उनके बारे में जिक्र कर दीजिए। और दूसरा एक क्वेश्चन आपने एंड के लिए रखा हुआ था कि डेंगू ठीक होने के बाद भी एक रैश आ जाता है जिस्म पर, वो क्या है? करना है डॉक्टर आयशा, ये सदका जारिया होगा, ये जो आज आपने सारी कोशिश की है, क्योंकि अगर आपको सही बात पता है और आप वो फैला देते हैं तो ला मुहाला इसका जो सवाब है वो आपको मिलना है। अब हम ये बात करेंगे कि जब कोई भी डेंगू से रिकवर करता है तो वो क्या होता है। हम इसे कहते हैं कन्वेलेसेंट फेज़। ये तकरीबन 3 से 5 दिन का दौरानिया है जिसमें जब आप डेंगू से रिकवर करते हैं तो कुछ ख़ास चेंजेस होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि इस फेज़ में आपका भूख बढ़नी शुरू हो जाती है, अगर आप वाकई ठीक हो रहे हैं, आपकी तबीयत बेहतर होनी शुरू हो जाती है, फिर पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। आप पानी नॉर्मल पी रहे हैं लेकिन पेशाब ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह ये होती है कि जो वो लीक किया था वो सारा वापस आ गया, तो ब्लड उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। इस टाइम पीरियड पे बहुत से लोग हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो बीपी चेक करते हैं, नब्ज़ भी चेक कर लेते हैं, या सांस के मरीज़ हैं वो सैचुरेशन देखते हैं, नब्ज़ भी देखते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपका हार्ट रेट थोड़ा कम होता है, 150 से 60 के दरमियान भी हो सकता है, 60 के करीब भी हो सकता है, ये नॉर्मल है, इसके लिए इलाज की ज़रूरत नहीं है। फिर कन्वेलेसेंट फेज़ में रैश आता है पूरी बॉडी पे। इसके लिए हम बड़ा टिपिकल वर्ड यूज़ करते हैं, वाइट पर्ल्स इन रेड सी, यानी कि आपकी जो पूरा बॉडी है वो एक लाल समंदर की तरह रेड दिखाई देती है और उसमें वाइट स्पॉट्स, पर्ल्स, मोतियों की तरह दिखाई देते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि एक तो इसमें खारिश बहुत ज़्यादा होती है, आपके हथेलियाँ
और पाँव के तलवे ये रेड होने शुरू हो जाते हैं, बहुत खारिश शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी पे रैश आ जाता है। अगर आप इसमें इस तरह से प्रेस करें, जैसे मैंने फिंगर्स के साथ प्रेस किया, तो जब आप देखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल आपके फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। इसे हम ब्लैंचिंग बोलते हैं, मतलब आपने प्रेशर अप्लाई किया और वो लाली इधर उधर फैल गई, जब आपने हाथ उठाया तो एकदम वो 3 जगह आपको पीली या सफेद नजर आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर रेड हो गई। बिल्कुल उंगलियों के निशान बन जाएंगे। सो ऐसा रैश जिसमें हाथ पांव भी सुर्ख हुए, खारिश भी हो रही है, पूरा जिस्म रेड हो गया है, और उसके साथ आप थंब प्रिंट साइन या फिंगरप्रिंट भी बना सकते हैं, वो डेंगू की रिकवरी में रैश आता है। इसको कंफ्यूज नहीं करना कि ये एक्टिव डेंगू है। इसमें बहुत से लोगों का ये सवाल भी होता है कि कोई दवाई लड़ गई है, रिएक्शन हो गया पूरे जिस्म पे जी, एलर्जी, खारिश शुरू हो गई है हमें तो ये एलर्जी नहीं होती, ये डेंगू की असल में रिकवरी होती है। और लिटरली हम पेशेंट्स का जब राउंड करते हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ठीक होने वाले हैं। जी खारिश हो रही है, वो कहते हैं जी बहुत खारिश हो रही है, डॉक्टर के मुंह पे एक स्माइल आती है। मरीज़ कहता है कि यार मुझे खारिश हो रही है, ये हंस रहे हैं इस बात पे। तो फिर हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये जी माशाल्लाह रिकवरी का साइन है। तो हम बहुत खुश होते हैं कि जिसको खारिश शुरू हो जाती है बुखार के बाद। तो डॉक्टर मरीज़ की बताई हुई किसी अलामत पे अगर डॉक्टर हंसे तो ये मत समझें कि वो डॉक्टर आपका मजाक उड़ा रहा है, बल्कि डॉक्टर हो सकता है अपने दिल से अल्लाह ताला का शुक्र कर रहा हो कि जी ये पेशेंट ठीक हो रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। आई होप आपने जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुंचानी थी आपने पहुंचाई। अगर कोई ऐसी बात और आप पहुंचाना चाहते हैं कि आवाम को पता होनी चाहिए डेंगू बुखार से मुतालिक, तो वो क्या होगी? कोई एक ऐसी बात जो इसको आप टेक होम मैसेज बोलें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा इस सारी एक्सरसाइज के लिए, और जो आपने सारा अरेंज किया। इंशाल्लाह ताला आपके पेशेंट्स को भी फ़ायदा होगा, हमारे पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा होगा। डेंगू में मैं सिर्फ आपसे एक ही बात करना चाहूँगी, वो ये कि जान हर बंदे की कीमती है। इस वजह से आपने किसी रूमर पे नहीं ट्रस्ट करना। इसको रिवाइंड करिए, वीडियो को एक दफ़ा सुन लें, आपको बहुत से फ़ायदे हो जाएंगे। फिर हम एक ब्रोशर इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे, जो कि मेरे फेसबुक पे तो ऑलरेडी शेयर्ड है, डॉक्टर साहिबा आज शेयर कर देंगी। उसमें वो तमाम अलामात लिखी हुई हैं जिसके साथ हम कहते हैं कि 15 मिनट के अंदर हॉस्पिटल रिपोर्ट करें। आपको मैं ये दोबारा स्ट्रेस कर रही हूँ कि जो ख़तरे की अलामत है, अगर कोई ख़तरे की अलामत आ गई है तो 15 मिनट के अंदर आपने हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है। वो आपके लिए एक टेक होम मैसेज है कि आप उसको एब्जॉर्ब करें और बाकी लोगों तक भी स्प्रेड कर दें, फिर हम प्रिवेंट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगी अपने बिजी रूटीन में से थोड़ा सा वक्त निकालें। हम जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर शेयर करेंगे उसको थोड़ा सा पढ़ें। हो सकता है आपके पास डॉक्टर कंसल्ट करने का टाइम ना हो, आने वाले वक्त में ये बुखार आपके घर वालों को या किसी को भी इस तरीके से भी अफेक्ट कर सकता है कि आपके पास डॉक्टर को कंसल्ट करने का टाइम ना हो। यू आर द डॉक्टर योरसेल्फ। आप अपने घर वालों के खुद से डॉक्टर होंगे उस वक्त। वो 10-15 मिनट बहुत कीमती होंगे। जब तक आप अस्पताल पहुंचते हैं, किसी डॉक्टर को रिज्यू करते हैं, तब तक आप कुछ बेसिक काम जो बुनियादी कर सकते हैं वो करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप इस वीडियो को या इस मटेरियल को देखें जो हम शेयर करेंगे। खदीजा साजिद कह रही हैं, कैन वी इन्फ्यूज पैरासीटामोल इन्फ्यूजन इंस्टेड ऑफ टैबलेट्स बिकॉज ऑफ जॉइंट पेन्स? खदीजा, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेंगू और द जॉइंट पेन्स। डॉक्टर इफ अ पर्सन इज हैविंग डेंगू and the person was already having joint pains, तो जोड़ों की दर्द की वजह से वो आपने पेन किलर्स मना किए ना, आपने कहा ब्रूफिन नहीं लेनी, कोई ऐसे पेन किलर्स जो आपको नहीं पता वो नहीं लेने, लेकिन आप एट द सेम टाइम ये भी आपको शुबा है कि मरीज को डेंगू है, तो पैरासीटामोल की गोली के बजाय क्या इन्फ्यूजन भी लगा सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर आयशा, हम डेंगू के बहुत से पेशेंट्स में लगाते हैं। वॉमिटिंग ज़्यादा हो गई है या गोली की वजह से असर ही नहीं आ रहा, आप हर 6 घंटे बाद दे रहे हैं, मरीज़ को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उस केस में आप इन्फ्यूजन यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जॉइंट पेन के लिए यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये डेंगू पेशेंट में मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि ये ब्रेक बोन फीवर है। उसकी वजह ये हो सकता है कि वो जोड़ों की दर्द, हड्डियों की दर्द डेंगू की बुखार की वजह से ही ज्यादा हुई हो, तो जैसे ही वो लेकिन अगर पहले से जॉइंट पेन्स हैं, खदीजा ने क्लियर कर दिया अपना क्वेश्चन, और अगर डिस्ट्रेसिंग है, कोई ऐसी चीज है कि आपका मरीज उठने हिलने के भी काबिल नहीं रहा, तो डेफिनेटली आप पेशेंट को रिलीफ इन्फ्यूजन दे सकते हैं, यानी आप गोली दे दें या टीके की इन्फ्यूजन लगा दें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का, सुनने का। आई वुड सजेस्ट टू गो ओवर ऑल दिस सेशन वंस अगेन अपने घर वालों के लिए, किसी वक्त भी आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मैमूना, आज हमने आपको डेंगू के लिए जहमत की और मैं इस वक्त थोड़ा ग्रीडी हूँ। मैं इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको पहले से प्री बुक कर रही हूँ फॉर नेक्स्ट सेशन। तो इंशाल्लाह हम आपको फिर भी जहमत देते रहेंगे, जो भी वक्त के मुताबिक हमें ज़रूरत महसूस हुई कि आवाम तक पहुँचनी चाहिए बात, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, मेडिकल
मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं शुगर ब्लड प्रेशर की और जिगर के अमराज की, गुर्दे के अमराज की। आपका स्पेशल इंटरेस्ट है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में। इस हवाले से अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाम तक कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसी मुस्तनद इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो आपसे बेहतर कोई गाइड नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, इंशाल्लाह ताला मेरी रेंज में जो भी होगा आई बी अवेलेबल। और सबसे पहले तो मैं आपके लिए आज दुआगो हूँ कि आपने वक्त निकाला, आई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। और मेरे बाद मेरे सारे देखने वाले चैनल के सारे मेरे पेशेंट्स, क्लाइंट्स, फॉलोअर्स, वो आप सबके लिए, आपके लिए बहुत सी दुआएं करेंगे, आपको याद रखेंगे। इसी तरह अपना काम जारी रखें, आवाम की खिदमत का, इंसानियत की खिदमत का, लोगों की जानें बचाने का। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।